अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुमा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और थोड़े खुश भी, क्योंकि आज जुम्मा है। बहुत सारे लोगों का जुम्मे के बाद वीकेंड शुरू हो जाता है, मीन सैटरडेज एंड संडेज। सो अगर आपका वीकेंड आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें एक और अच्छी बात है, चूंकि आज है 4 अगस्त 2023, दैट सिंपली मीन्स कि बहुत सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट्स उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पड़ा हुआ है जिसकी बेस पे वो इस वीकेंड को थोड़ा सा अच्छे से गुजार सकते हैं। आई मीन कुछ रिक्रिएशनल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ के ना भी पड़ा हो, कुछ के ना भी पड़ा हो। अगर आपका इशारा मेरी अपनी तरफ है तो बिल्कुल, हम भी बहुत बड़ी तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के। हम बहुत बड़ी क्लास को मतलब और ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अकाउंट में सैलरी आती है और फिर चली जाती है। ये भी होता है बहुत से लोग, थोड़ी देर में भी आती है। मतलब लोग ब्रेक इवन पे भी नहीं चल रहे हैं ना, लोग डिफॉल्ट पे चल रहे हैं, नेगेटिव पे चल रहे हैं ना, यानी कि खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम्स कम चल रही है। ये वाला बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हमारे ना, हम बड़े परेशान है कल ये इसके बाद मेरी क्योंकि कल मैं जब यहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने इमरान को कहा कि मेरा बिजली का बिल इतना आया, तो इमरान ने लाइक ओहो इतना ज्यादा, तो और इन्होंने फिर कल मेरा बिल देख लिया। घर पहुंचे इमरान ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और वो भी कुछ मुझसे भी ज्यादा था। मैं तो असल में हम पाकिस्तानी जो बाकी अवाम है ना, हम उन लोगों के भी बिल दे रहे हैं जिनको माशाल्लाह हुकूमत फ्री की बिजली देती है। बहुत सारे ऐसे हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनको फ्री की बिजली मिलती है, उनको यूनिट्स फ्री होते हैं। हम उनके पेट्रोल के पैसे भी देते हैं जिनको फ्री का पेट्रोल मिलता है, 200, 300 लीटर महीने का। तो वो सारे मेरी जेब से आपकी जेब से जाने हैं ना। कोई बुखार या सर दर्द भी नहीं देता। एंड वन मोर, हम उनके भी पैसे दे रहे हैं जो बिजली चोरी करते हैं ना दूर दराज इलाकों में, क्योंकि हुकूमत ने उन पर एक्शन करना नहीं है, सियासी वजूहात है, वोट से वहां पे एक्शन तो होगा नहीं। उनके भी पैसे मेरी जेब से और इनकी जेब से, यानी कि आप लोगों की जेब से जा रहे हैं। तो ये सारे मिल मिला के जनाब आपके जो बिजली के बिल है इस वक्त स्काई हाई। वैसे इतने बिल्स मेरा भी जिंदगी का सबसे ज्यादा बिल आया और हर बंदा यही कह रहा है भाई स्काई हाई। आपको पता है कि अभी वो मैं कुछ देख रही थी, मैंने एक मीम देखी, सॉरी नो ऑफेंस टू एनीवन, तो वो कहते दादा अबू रेडियो सुनते थे, पैसे अब हम अदा किया करेंगे। ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और आखिरी बात इस पे ये कि उस पे अफसोस ये है कि हुकूमत को इसकी कोई टेंशन भी नहीं है, वो चुप करके जो भी बर्डन आता है वो पास किए जा रहे हैं। अगर सब कुछ अवाम नहीं चलाना है तो फिर मैं समझता हूँ इन हुकूमतों का फायदा क्या है, जिनका अरबों रुपए बजट होता है, फिर अवाम को खुद ही करने दें। भाई आपको 250-300 लोगों को अपने क्यों सर पे बिठाया हुआ है, फिर अवाम को करने दें। हम आपके खर्चे भी हाँ, आपके भी उठाएं और अपने भी उठाएं, हमसे अपने नहीं उठाए जा रहे, आपके कहाँ से उठाएं। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, जिसका मकसद वतन अजीज में अमन अमान, इस्तेकाम और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले जो पुलिस हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उनको खैराज तहसीन पेश करना है। मुल्क की तमाम पुलिस लाइन्स और यादगार शोहदा पर शोहदाए पुलिस के एजाज में खुसूसी तकारीब का जो इत्तेकाद भी किया है, तमाम किया जा रहा है और शोहदा को भरपूर अंदाज में खैराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस मनाया जाता है। आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज में इस हवाले से बात बहुत जरूरी है, चूंकि हम अक्सर शोहदाए पुलिस जो हैं उनको भूल जाते हैं। हम दीगर इदारों के जो शोहदा हैं सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, अजीज, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन मैं बिलखुसूस पुलिस की बात करूं, उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जाता जो पुलिस के लोग शहीद होते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे मसाइल इस डिपार्टमेंट में है, वी नो दैट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जान देते हैं और कई ऐसी हमारे सामने एग्जांपल्स आती हैं। फिर इनकी भी फैमिलीज हैं, कितने शोहदा हैं जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी फैमिलीज भी पीछे बेयारो मददगार रह जाती हैं। और इस इदारे का चूंकि स्ट्रक्चर भी इतना तगड़ा नहीं है कि पीछे फैमिलीज को बहुत सपोर्ट करे, अब कुछ इंप्रूव हुआ है, तो इसलिए हमारी हमदर्दियां भी, मोहब्बतें भी तमाम शोहदा के लिए हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से, लेकिन बिलखुसूस आज का दिन हम पुलिस के शोहदा को डेडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको पता है वही बुरी खबरें हमने आपको देनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बड़ी खबर बताते हैं आज। जी आप आगाज करें। मैं बिल्कुल आगाज करता हूं और आगाज ये कि वेंटिलेशन थोड़ी क्या कहते हैं सफोकेशन बढ़ गई है और वेंटिलेशन कम हो रही है। हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी सांसें हैं, वसीयत नसीहत लिखवा लें जो भी लिखवानी है। और आखिरी दिन है, प्राइम मिनिस्टर खुद नसीहतें लिख रहे हैं कि अब जो भी आएगा उसे कल वैसे मैंने उनको कहते हुए सुना कि अब जो आएगा उसके लिए डू डाई सिचुएशन होगी। वैसे ड्यू सिचुएशन तो कम ही लग रही है, मुझे लगता है कि डाई ज्यादा है, बिकॉज जिस तरह की सूरत हाल बन रही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मैं लिटरली अरमिला हसन कल ये सोच रहा था
था कि हम अगले 5 सालों या 4 सालों की भी अगर उम्मीद रख लें तो हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कौन से इक़दामात करिए जिससे रियासत पाकिस्तान दौलत जनरेट करेगी और हमारे कर्जे उतरेंगे या हमारे मुल्क में बेहतरी आना शुरू होगी। पेट्रोल हमें खरीदना ही पड़ेगा बहरहाल, तो कोई कौन से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज आ जाएंगे। आई मीन ग्रेट क्वेश्चन। खैर जी, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म है इनके मामले पर रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही कि मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और 1-2 दिन में अगले जो आने वाले हैं इसमें निगरान वज़ीर आज़म साहब का नाम सामने आने का इम्कान है। और कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म ये आप देखेंगे इनकरीब हमारे चैनल्स के ऊपर फ्लैश करते हुए। और इत्तेहादी जमातों ने भी जो इंतखाबी मुहिम अपनी शुरू कर दी। कल वैसे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी इंदिया दे दिया कि वो 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करें, तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कम से कम 90 दिन तक तो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादियों के एजाज में कल एक इशारा दिया और जराए के हवाले से खबरें सामने आई कि वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों की असम्बलियां तोड़ने के लिए 9 अगस्त की तारीख दे दी है। वैसे ओवरऑल भी दे दी है। समरी में जी दिन ही में इसी दिन सदर साहब को भिजवा दी जाएगी। उस तरह बाद दोनों ने अरकान पार्लियामेंट से भी खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत की मुश्किलात से आगाह किया, अपनी मजबूरियां बताई, कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें दी, उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। नहीं, अभी आगे बता रही हूँ ना, सुने गौर से, तहम्मुल से। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करने का आज़म भी उसका भी इजहार किया। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में एक बार फिर मौशी तबाही का मलबा साबिक वजीर आज़म और उस हुकूमत पर डाला और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर आइंदा हुकूमत मुल्क की जो तमाम मसाइल हल कर देगी, जो आइंदा आने वाली हुकूमतें हैं, और जैसे ही हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है वैसे ही PTI के हालात जो हैं जनाब वो ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या बात की, जो कल इशाया था, इस पे हम ज़रूर चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने मुँह से सुने कि वो क्या कह रहे थे। आपको मुल्क की तरक्की के हवाले से तो आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ा तूफान महंगाई का उसने हमें आ दबोचा और गरीब आदमी की हालत गैर हो गई महंगाई के बोझ से। साजिशी ज़हन के साथ जो सियासी अफरा तफरी पैदा की गई, इमरान नियाज़ी उसके टोले ने, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। कारत और जो जहर घोला गया उसके नताइज बेपना तबाहकुन थे और हैं और काफी इशाइये लेकिन रुक नहीं रहे, हालात खराब है, इशाइये चल रहे हैं। सॉरी, मैंने देखा वो वहाँ पे खाने की टेबल बफे सजा हुआ था। मैं उस बात पे भी बहुत काइंड ऑफ जेस्चर्स आर दे। मैं हैरान हूँ, अगर कोई अपनी जेब से भी लगा रहा है तो फिर विजुअल्स अवाम तक क्यों पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त अवाम एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रही है, और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा हूँ, वाकई नहीं कर पा रही है। लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, एंड देन इशाइये चल रहे हैं। चाहे आप जितने अमीर है, माय डियर पार्लियामेंटेरियंस, आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, प्लीज़ कम से कम ये विजुअल्स तो देना बंद करें आवाम को। पहले ही आवाम इतनी परेशान है। तोशा खाना की बात अगर करें, तहरीक इंसाफ का जिक्र अल्लाह ने किया, यकीनी तौर पर बहुत परेशान कुन मामला है इस वक्त। आज का दिन बहुत बर्डनरी किस्म का दिन है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तमाम की जो नज़रें हैं, तमाम तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की कह सकते हैं, वो लगी हैं। अदालत में जो तोशा खाना केस है, काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज है, और आज कुछ 7-8 मुतफरक दरखास्तें हैं जिस पर फैसले आने हैं। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, और अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि हाई कोर्ट का फैसला साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आने के बाद कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऑब्वियसली उन्हीं की होगी, बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है इन केस अगर आता है तो। दूसरी जानब जो 190 मिलियन पाउंड्स का मामला है, इसमें भी नैब पिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज तलब कर लिया है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने भी उनको बुलाया है, चूंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही कराए, तो इससे तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने और अपने पार्टी का जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ला, उससे भी महरूम हो सकती है। चलिए जी, सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल हम इशाइये से ही आगाज़ करते हैं, और कल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें की। उन्होंने मौशी तबाही का जिक्र किया, फिर मुल्की हालात आइंदा आने वाले सालों में बेहतरी के हवाले से बातें की, और फिर असम्बली टूटने के हवाले से आपको पता है 9 अगस्त की तारीख दी गई है। निगरान हुकूमत का भी एक मामला, क्या सिचुएशन पे आप अपना आगाज़ में एनालिसिस देंगे इम्तियाज गुल साहब? जी, सुबह सुबह बड़ी नाखुशगवार बात का आगाज़ हो रहा है कि ये जो इस वक्त हुक्मरान हैं, मालूम नहीं है किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हमारा मीडिया भी उस बेवकूफ़ी को रिपीट करने में, रीइंफोर्स करने में हिस्सा बनता है, क्योंकि ये साहिबान इनको कुछ और नहीं मिलता तो ये मुआशी तबाही की बात शुरू कर देते हैं।
हालांकि हकीकत यह है कि साल डेढ़ साल जो था पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, वो कोविड की नज़र हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे अशारिये ख़राब हुए। लेकिन उसके बावजूद 2021-22 में जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी अशारिये थे वो गुज़िश्ता 10 सालों से कहीं बेहतर थे। अब मालूम नहीं कि कौन सी तबाही की बात करते हैं। तबाही हुई है इनके हुकूमत में आने की वजह से। वो जो सियासी बेयकीनी पैदा हुई थी और उसके बायस हम बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान न सिर्फ जो गैर मुल्की, जो गैर मुबारक बैरून ममालिक में आबाद लोग हैं, उन्होंने बाकायदा ज़राए से पैसे कम भेजे। 4.5 अरब डॉलर रुपए बाकायदा बैंकिंग चैनल से कम आए हैं। इसी तरह जो उन लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में मिसाल के तौर पे पैसे रखे हुए थे 6.5 अरब डॉलर, वो 6.5 अरब डॉलर भी निकाले जा चुके हैं। यानी ये वो स्ट्रेट अवे सीधा सीधा सवाल के 10 अरब डॉलर के करीब नुकसान तो ये हुआ है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त नहीं हासिल कर पा रहा, उसके लिए एड़ियाँ रगड़ता रहा, उसकी मईशत में से जब 10 अरब डॉलर निकलते हैं तो पूरा एक सुनामी आता है। और वो था बुनियादी तौर पे आया है हुकूमत की तब्दीली की वजह से। इन लोगों की चूँकि शदीद ख्वाहिश थी कि वो हुकूमत में आ जाएं, इमरान खान से जान छुड़ा लें। इमरान खान भले इनको पसंद नहीं है, यकीनन पसंद नहीं, क्योंकि उनकी तो 90% आप देख लें इनकी तकारीर में ले दे के बाद इमरान खान पे आ जाती है। लेकिन इशू हमारा इस वक्त इमरान खान नहीं है, इशू वो लोग हैं जो कि इस समर का एहसास नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, जिस ठाट से हमारी हुकूमत रहती है, ये जो कभी आपने एक जश्न मना रहे हैं, कभी दूसरा जश्न मना रहे हैं, कभी यौम शुहदा मना रहे हैं, कभी हर किस्म के यौम शुहदा मना रहे हैं, कभी उर्स मना रहे हैं और ख़ुद वो हमारे इसाक़ साहब उसमें हिस्सा बन रहे हैं। ये जो शाहाना अंदाज़े हुकूमत है, पाकिस्तान के मसाइल का बुनियादी सबब वो है कि ये कर्ज़े के पैसे लेते हैं और वो फिर अपने हलकों में उड़ाना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए ये मिन्नतें तरले जिसको कहते हैं ना पंजाबी में कर रहे थे कि IMF उनको पैसे दे दे, लेकिन चूंकि उन्होंने अमेरिका का बहुत साथ दिया तो अमेरिका सरकार ने भी फिर IMF से कहा कि पुराना निज़ाम, वो पुराना जो अरेंजमेंट था वो छोड़ें, जो हमारा एक्सटेंड लोन फैसिलिटी थी और उसका भी 1.1 अरब डॉलर था और कंप्लीट भी वो नहीं हुआ। वो अमेरिका सरकार की वजह से हमें जनाब इकट्ठे 3 अरब डॉलर का उन्होंने दे दी कि 3 महीने के बाद आपको ये देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसके नतीजे में, चूँकि हमने अपना पलड़ा ज़रा गिरा दिया अमेरिका की तरफ, तो उन्होंने एक मेहरबानी कर दी कि जी 3 अरब डॉलर का और कर्जा ले। आपने पलड़ा कह दिया, मैं पल्लू भी समझने लगा था, मेरे ज़हन में एक फिल्म के डायलॉग आ गए। गुल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये होता तो वो भी कर लेते। अच्छा, ये आज अदालती नुक्ता निगाह से तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, भारी भी कह सकते हैं। जिस तरह के फिल वक्त ऑप्टिक्स लग रहे हैं हमें, आप के ख्याल में आज का दिन वाकई भारी है और आप अपनी तज्जियाती नुक्ता निगाह से क्या नतीजा देख रहे हैं आज के दिन का? देखिए, दीवार पे सामने हमारे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि उनका मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है, उसके ख़िलाफ़ एक तोशाखाना का केस शुरू कर दिया हुआ है और उसका जो जज है वो तो हमारे सियासतदानों से भी ज़्यादा कीन लगता है कि किस तरीके से मैं इनको रगड़ा लगाऊं, जलील करूं और अपना क्या फ़ैसला सुना दूं। आज फ़ैसला सुनाना है उन्होंने, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला सुनाना है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो हर तरीके से उनको बेबस करना चाहते हैं PTI के चेयरमैन को। ठीक है, अब वो एक फ़ैसले के ज़रिए कर भी दें तो क्या उससे जो घोस्ट है, जो स्पिरिट ऑफ इमरान खान है, वो लोगों के जहनों से या दिलों से निकाल सकेंगे? मसला इस जितनी भी तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से कि जिनको निज़ाम ने इंतज़ामी या लीगल अंदाज से निकालने की कोशिश की मगर वो फिर वापस आ गए, क्योंकि आप वो लोगों के दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते। तो देर पा कि अंदाज से किसी को निकालने का तरीका होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, लोगों में अपना एतमाद बहाल करें। इस वक्त ये निज़ाम अवाम का एतमाद खो चुका है। मैं तो कहता हूँ अवाम की गालिब अक्सरियत का
एतमाद खो चुका है। उस वजह से आप जो मर्जी उनको गिरफ्तार कर लें, उनके डिस्क्वालीफाई कर दें, नतीजा इन्हें वो नहीं मिलेगा जो ये चाहते हैं। हाँ, इंतखाबात लगता है कि नहीं होंगे, और इंतखाबात नहीं होंगे उसका मतलब है कि 12 महीने 16 महीने हो सकता है 2 साल कोई तरीका निकालेंगे जो केयर टेकर हुकूमत आती है वो संभाले रखे। क्योंकि अगर इस हुकूमत और इसी के हुकूमत के नामजद करदा जो हुकूमत या जो रहनुमा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हुकूमत या निगरान हुकूमत के बुनियादी तस्वुर का कत्ल कर दे, यानी जो नवाज शरीफ साहब अभी भी चाहते हैं कि इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो इनको अक्ल के अंदों को इतनी समझ नहीं है कि निगरान का मतलब होता है कि कोई न्यूट्रल बंदा बाहर से आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अपनी रियासत के तौर पे पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो जब तक कि इंडिविजुअल्स अपने मुल्क को इसको रियासत के तौर पे चलाएंगे, बादशाहत के तौर पे, पाकिस्तान के गरीब अवाम यूं ही रुलते रहेंगे। अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जी इम्तियाज़ गुल साहब हमें तवज्जो थे और उनके मुताबिक इलेक्शन बज़ाहिर तौर पर लगता है कि अभी नहीं होंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने तो कल 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कह दिया, और निगरान हुकूमत के हवाले से एक न्यूट्रल होनी चाहिए ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी मुत्ताज़े ना हो। इसी हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, और आज हम शायरी के हवाले से बात करेंगे। मैं इमरान को कह रही थी कि ये टॉपिक का आगाज़ आपको करना चाहिए क्योंकि आपको शायरी का बहुत शौक है, लेकिन आप तमाम लोग जो शेर लिखते हैं तो आपके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आपको हम एक नेशनल पोएम प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हवाले से बताने वाले हैं। इस प्रोग्राम है बेसिकली, और इसमें शिरकत करके जो कौमी यूथ शायर का नाम अपने तौर पे आप हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या और इसकी क्या स्टेजेस हैं। इसमें मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट होंगे, उसमें जिन लोगों को शायरी का शौक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको पैनलिस्ट होंगे जजेस का, वो उनको जज करेंगे, और उसके अलावा किस तरह की ये अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से इसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी इसी हवाले से बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, इसका एक इंट्रोडक्शन करना वो हमारे प्लेटफॉर्म से करने वाले हैं। सो वी आर रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इमरान तारिफ we have with us Dr. Sara Zaidi. She is a principal researcher with that बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का तजर्बा रखती हैं, और आज हम इनसे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। वेलकम सारा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स ग्रेट टू हैव यू। विद दैट वी हैव मिस्टर माइकल सुरेली। ही इज एन अवार्ड विनिंग पोएट, एंड ये जो कंपटीशन है इसको लेकर इनका ब्रेन चाइल्ड भी है, और इसके पीछे क्या थॉट है और इन्होंने क्यों पाकिस्तान में ये करने का सोचा, ये हम we'd like to ask this from Mr. Michael as well. Thank you very much for joining us, Michael. How are you doing? How's this morning? Excellent. Felt lovely to be here. We love Lahore. We love Pakistan, so we're just grateful to be here. So how's Lahore treating you so far right now? I love it. I think I'm the only person that has said that they love the weather. Exactly, you're the only person saying that. It reminds me of the southeast of the United States, and this, like, sweaty and just nice and comfortable heat. So I like it here. Yeah, So this is kind of a treat for you. Well, that's great. First of all, I would like anyone from both of you, like, if you could introduce us about this particular competition or contest, what actually it is and how people, can participate in it. So what are the details? You want to introduce it in So Pakistan? basically हम यहाँ आए हैं to launch the National Poem Project, which will eventually जो चाहते हैं हम कि eventually we'll be able to find the National Youth Poet Laureate of Pakistan. What we've learned in the past couple of days of being here is that Pakistan में इतना talent है, Pakistan में इतना passion है, passion for writing and for learning. So we're very, very excited, and I think हमें पता है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं, particularly from 16 to 25, that's the age range we're looking for. They're going to be wonderful in terms of being able to make this project a reality. We're very excited. So I think it has never been done before that such kind of contests were launched on
national level, because we have seen people coming up with the singing competitions, with the writing competitions and all, but in particular to bring attention of the youth towards this poetry. I think this is something new for us. So why this? Like why you have to opted poetry? So there's a huge movement in the United States of celebrating young writers. It's been existing for over 10 years, and really our goals when we created the program in the US was to celebrate and elevate the next generation of writers. And so we wanted to take them out of the tea houses and the coffee shops, and we had this bold idea that they believed that they belonged at places like City Hall or local government. And what we dreamed of, we didn't imagine how far it could go. So we have youth poet laureates in over 100 cities across the United States, and they've been everywhere from their, of course, local City Hall, but we reached the pinnacle of being at the White House, performing at the US Capitol, and also having a poet perform at the Super Bowl. So for us, we believe that these voices can hold those big stages, and as we've grown this program in the US as the most popular program in the country, we started to talk to other countries internationally. And so we're so excited because with the history of poetry in Pakistan, we thought that this would be an incredible country to be the first international youth poet laureate program in the world. So this is the place to do it, and the history and the tradition and the culture of poetry is here and well. So we just want to create a pathway for those young writers to sort of step into their history and to their power as writers and celebrate them. Definitely, that's a great idea. In fact, सारा हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे इसमें जो पार्टिसिपेशन है क्या क्राइटेरिया है बेसिकली, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड देन काइंड ऑफ पोइट्री कोई स्पेसिफिक जॉनर आपने रखा है या कोई भी इसका शौक रखता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको जज किस तरह से किया जाएगा, एंड फर्दर जिस तरह से अभी माइक पे बताए थे कि अपॉर्चुनिटी है जिस तरह स्टेट्स के अंदर मोर देन 100 सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम रन कर रहा है, पाकिस्तान में आप जो कंटेस्टेंट्स को यहाँ से लेके जाएंगे उनको फर्दर आप किस तरह से करेंगे? Sure. I think जो हम चाहते हैं and what the criteria is कि they should be 16 to 25. ये cap रखी है हमने. And you know, I think basically the way that it'll be judged is that we'll find a panel of judges. What we're doing right now is we're with partners and people who are kind of stakeholders in Pakistan who are already doing the work. हमारा ये मकसद नहीं है कि we are going to be here and kind of impose some kind of program that we're bringing. We actually want to see कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है with the young people, and quite a lot is happening. If we look at places like Lahore, Islamabad, and Karachi, young people, and all across Pakistan, young people are doing interesting things with language. We can see that with the hip hop movement, Karachi mein, with people like Eva B. And so if I ask why this cap, because what about the people who feel young at heart and they're not like they're maybe above 25? You're more than welcome and to join secondly, if you'd like to. every second youngster in Pakistan, Michael is kind of heartbroken. We used to write poetry on love and all. And if you're gonna somehow restrict them till 25, what about the people who are like me? Imran is so disappointed at this age, guys. I know. It's okay. We can make a special exception. Yeah, maybe. He can read a poem. I mean, but that's a great point. But for us, we believe that young people have something to say just as much as the old guard of poets. So, there's so many incredible adult poets, and those are going to be the people in this country who are judging the contest, helping to mentor the poets. So, we have relationships and partnerships with everyone from Fez's granddaughter, Salima Hashmi, That's great. to other national poets from Pakistan. So the idea is that this really esteemed generation of poets that we've had in this country for the last 100 years, and their families can help mentor and select the next generation, the next Fez. Hopefully, we'll find. Yes. We got a lot of people who are really good at writing. So if I ask the points at which they're going to be judged, because it may be the kind of topic they're going to choose to write upon, or what would those points be, upon which they'd be judged? So the first phase of the project for the National Poem Project, we're encouraging and inspiring the young writers here to write about their place and homeland. So that can be anything as broad as writing a poem about Pakistan and celebrating their country, but it can be as specific and
objective as their neighborhood. right. If they want to talk about how much they love where they're from and the neighborhood that they're from, we're going to take that all into account. So Okay. it's really creating a body of work where young people can celebrate where they're from and who they are. And it's basically the intersection of their identity and place. Okay. And what we found working with young writers for the last 2 decades is that young people love talking about themselves and where they're from. So if we can create an opportunity for them to do that in Pakistan, we believe we'll start to get a good field of poets. And then once we get the top 20 writers from that phase, they'll be mentored by the likes of the adult poets that teach at the universities across Pakistan. And then they'll create a body of work to speak to the topics that are important to them. A lot of young people already that we've met have been talking about climate change being Yes, very it's important. very So they get to important. talk about all of those issues. And then from that group, one winner will be selected as the Youth Poet Laureate of Pakistan. That's really Lovely, great. lovely. Okay, our sources told us that you have written a poem. So we would really want you to please tell anything about that poem specifically. recite that for the people, yeah, and you can. You wanna hear it? Yes, absolutely. So I brought a poem because, we can talk about poetry so much, and but it's nice to kind of contextualize it and see what people are thinking. And so this poem I actually wrote when I first came to Pakistan 10 years ago. Yes. We came during wedding season, so we went to about 5 weddings over the course of 2 weeks. Wow. There must be lots of romance in it then. There's some romance. It's romantic to me because Or maybe disappointed. it's how I've romanticized Pakistan. Oh. And I'd love to listen. it was written for this one wedding that we went to for Idama and Adil. And, there's a lot of dancing, as you know, and a lot of festivities. Yeah. So this was in reaction to that. And it's called How to Get Ready to Get Down in Pakistan. Oh. And to get down, is to get down. So that's the poem that I wrote after their wedding. When preparing for a Pakistani dance party, board the plane like you're not guaranteed a seat. The toddler directly behind you will kick out your spine for 12 hours straight to remind you who runs the world. In Pakistan, the cab driver unwraps gems, passing them out like sticks of gum. He says, loneliness is the gravest disease. And from the 4 babies per household fatwa, I see every family taking that sweet prescription. To get to the get down, take the train from Islamabad to Lahore and ride the top bunk. Drink chai, eat chane, eat things smothered in yogurt, eat malaria pills, eat pure sugar to inspire what you need to be. Sugar. Eat is the directive. Play cricket with boys who want to burn a fastball past this Gora, but I was born in Red Sox Nation, so no chance. No chance this roadblock with machine gunners and donkeys are gonna stop me now. Defense Town, Model Town, C Block welcomes us with drums and cymbals, stuffs fried paratha and gobi in our mouths to get ready. Oh Lahore, tonight we will dance no matter no sleep for 20 hours or the layer of dirt and funk on my skin. This is necessary, all of it, because the wedding is in 4 days, because nothing can stop love in the time of power outages and oil shortages. The bank accounts are full of babies stacked like gold bars. Tonight we will dance and stomp for Idama and Adil. We will soften the ground from what will grow from our sore and dusty feet. Oh my Trust God. me, Pakistan is still the same. Still the same. You have written it As to 10 years before. Yes, as 10 years before, so it's still same. Everything you are saying in that poem is still gobi ke parathe ho. Everything is the same. He's a big Festivities fan bhi of- hote Although all the little kids are now teenagers. But the best so, part yeah. was that you actually have tried all that stuff. I that, tried you it know, all. And he's ready to Someone try can chanas after this show. Inspired So someone. he's सारा ready for that हमारा as टाइम well. खत्म हो गया बिल्कुल भी got last 30 बहुत seconds शुक्रिया। आप conclude करना चाहें इस project को लेकर कुछ भी कहना चाहें to the people who are No, watching gee, right now. we're just encouraging young people who are interested in poetry and writing. Zarur, please check it out in Nationalpoem.org. nationalpoem.org. पे आप जाएं and look at the project yourself, and hopefully आप
अप्लाई कर सकते हैं। That's great. That's We're great, looking Sarah and forward to Michael. it. Thank you very much Thank for you very joining us. So Thank great you to so have you much. and all the best for the project. अल्लाह करे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आएँ। हमने आपको बताया जी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, nationalpoint.org पे जाके आप अप्लाई करें और पार्टिसिपेट करें and maybe you can be the best youth poet of Pakistan. Absolutely. So chances there. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। Espresso. अमूमी तौर पर हम रोड्स के ऊपर देखते हैं कि जब भी हादसात होते हैं तो बजाय इसके कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो उस शख्स के साथ जिसके साथ हादसा पेश आए उसकी मदद करें, तमाशाई बन जाते हैं। लोग पहले मोबाइल निकालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग तो चोरियां भी करते हैं इस मौके पे। ऐसा क्यों होता है? ये लोग तमाशाई क्यों बनते हैं, मददगार क्यों नहीं बनते? इसी पे आज का हमारा सेगमेंट है हिमाकत की नफ्सियात। देखते हैं वकार मलिक आज इस पे क्या बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। आज बहुत ही अहम मौजू पे बात करनी है, बल्कि इस अहम मौजू पर बात करने से पहले एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि अगर आप विक्टिम हों, खुदा न करे, किसी हादसे के हवाले से या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो कौन सी जगह मुनासिब रहेगी? कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत सारे इंसान हों, बहुत सारे लोग हों, या कहीं कोई एक फ़र्द या दो फ़र्द खड़े हैं तो वहाँ पर? अमूमी तौर पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा रश हो शायद वहाँ पे अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला दरपेश हो जाए तो वहाँ पे इम्कान होगा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा। साइकोलॉजी आपको बिल्कुल इसके अपोजिट बताती है। साइकोलॉजी आपको बताती है कि आप लकी होंगे, आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी नापसंदीदा जो भी सिचुएशन है ये ऐसी जगह पेश आए जहाँ पे एक या दो फर्द खड़े हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो आपकी मदद करेंगे। आप क्राउड में होंगे तो लोग आपकी मोबाइल पे तस्वीरें बनाते रहेंगे, मोबाइल पे वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद आप क्योंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और आप बखूबी जानते हैं कि इस तरह के बीसियों वाक़यात पाकिस्तान में आपकी नज़र से गुजरे होंगे। सियालकोट का एक वाक़या हुआ था, एक ईसाई जोड़े को आग लगाई गई थी। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो आपने देखे होंगे कि बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा था लेकिन कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोज़मर्रा के आप देख रहे होते हैं कि जनरली एक बिहेवियर होता है कि कोई आगे नहीं बढ़ता लेकिन मोबाइल पे तस्वीरें या वीडियोस बना के और बाद में आप ये सोचते हैं कि जो मोबाइल पे जो इंसान वीडियो बना रहा था या तस्वीर बना रहा था, जब इंसानी अलमियत जन्म ले रहा था तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ा? इस सवाल का जवाब आज हम इस सेगमेंट में तलाश करने की कोशिश करेंगे। 1964 की बात है और न्यूयॉर्क की बात है और किटी जेनोविस एक खातून की बात है जिनका कत्ल हुआ था। जब उनका कत्ल हुआ तो अखबार ने रिपोर्ट किया कि 37 ऐसे चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने वो कत्ल होते देखा और कोई आगे नहीं बढ़ा बचाने के लिए। ये हेडलाइन लगी अखबार में और उसके बाद ऑफ कोर्स ये साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एक चैलेंज था, बट अदरवाइज एक बहुत बड़ा सवाल था कि 37 लोग जब एक खातून को देख रहे हैं कि उसको कत्ल किया जा रहा है तो क्यों कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा? अच्छा, ये खबर बाद में गलत साबित हुई, इसको बाद में डिस्कस करते हैं ये खबर क्यों गलत साबित हुई, बट इस खबर ने एक बुनियाद रख दी एक बहुत कमाल नज़रिए की दरियाफ्त के हवाले से। साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी थ्योरी डेवलप हो गई बाईस्टैंडर इफेक्ट, और बाईस्टैंडर इफेक्ट के बुनियादों में इस खबर का बहुत अहम किरदार है, चाहे यह खबर बाद में गलत भी साबित हुई। बाईस्टैंडर इफेक्ट आपको ये कहता है कि जनरली जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, कोई इंसानी अलमिया जन्म ले रहा होता है, तो जो क्राउड है उसमें जो हर फर्द है वो एक डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिकार हो जाता है। यानी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जनरली हम एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो जिम्मेदारी का एहसास कम हो जाता है, वो डिफ्यूज़ होके पूरे ग्रुप पर फैल जाता है। वो डिफ्यूज़ होके वो पूरे ग्रुप पे, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। ग्रुप साइज़ का इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर वो फ़र्द अकेला होगा और उसके सामने वो हादसा पेश आएगा तो वो फौरी तौर पे मदद के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो 100% अपने आप को ज़िम्मेदार महसूस कर रहा है। लेकिन ग्रुप में हमारी कोशिश होगी कि कोई और जाए। हाँ, अगर कोई और जाए तो फिर हो सकता है कि 2 अफराद और जाएँ और उसके बाद एक और ग्रुप तश्कील
पाना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले कोई इंसान खुद आगे नहीं बढ़ता। इस तरह बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हमेशा इसका नतीजा जो है वो एक ही आता है। और जनरली अगर आपको स्टैट्स के हवाले से बताऊं, यानी स्टैट्स की रोशनी में बताऊं, तो अगर एक फ़र्द है तो 75% इम्कान होता है कि वो उस फ़र्द की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट की, यानी उसके नताइज आपको बता रहा हूँ। और अगर स्मॉल ग्रुप साइज़ है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 38% लोग जो हैं वो बढ़े। और जितना ग्रुप साइज़ बड़ा होता जाएगा, तो अगर जब उसी ग्रुप साइज़ को बहुत बड़ा किया गया तो सिर्फ 10% लोग जो थे वो रह गए, या आप यूँ समझिए कि 10% इम्कान रह गया कि कोई फ़र्द जो है वो उस विक्टिम को या उसकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा। सो बायस्टैंडर इफेक्ट जो है ये कितना अजीबोगरीब है। ख़बर जो है वो बाद में इस हवाले से गलत साबित हुई कि मालूम हुआ कि एक तो वो 37 ऐनी शाहिद नहीं थे, और उस खबर में जिस तरह कहा गया कि किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो बाद में ये मालूम हुआ कि कुछ रिपोर्ट हुआ था पुलिस में। सो इन बुनियादों पे वो खबर ज़रूर गलत साबित हुई, लेकिन उस खबर की वजह से हमें बायस्टैंडर इफेक्ट को जानने का मौका मिल गया। बायस्टैंडर इफेक्ट को जानने से फ़ायदा क्या होगा? इसको जानने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी जगहों पर हम बिल्कुल एज ए शीप, एक भेड़ के तौर पर काम कर रहे हो। तो साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी बेसिकली बहुत सारी जो हमने बातें की हैं, इसमें 20 सेगमेंट्स किए हैं साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी में, और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हर जगह पे हम बिल्कुल एक शीप की तरह हैं, हमें मालूम ही नहीं। और आप शीप ही होंगे जब तक कि आप एक भेड़ हैं, जब तक कि आपको उस बायस से, उन तोहमात से या उन तअस्सुबात से या उन खौफों से या उन चीज़ों से जब तक आपको शनासाई या कम से कम आप उनको पहचानने की सलाहियत नहीं रखेंगे। जब पहचानने की आप वंस सलाहियत रखेंगे तो फिर इस बात का भी इम्कान बढ़ जाता है कि आप उनको रद्द करने की या उन पर ओवरकम करने की भी सलाहियत रखेंगे। अब जनरली एक बड़े ग्रुप का अगर आप हिस्सा हैं और कहीं की क्राउड में कोई इंसान जो है वो किसी प्रॉब्लम में है, तो ऑफकोर्स मेरा आपके हवाले से ये उम्मीद है बायस्टैंडर इफेक्ट के हवाले से कि आप मदद को आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बायस्टैंडर इफेक्ट से वाकिफ़ हों और आप ये जानें, यानी आप इसको पहचानते हों। तो जब आप इसको पहचानते होंगे तो उस ग्रुप में जब आप मौजूद होंगे तो आपको मालूम होगा कि मुझे आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ और अफराद भी आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो वो जो ग्रुप है, जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें स्प्रेड हुई है, तो जैसे ही वो जो दूसरा ग्रुप तश्कील पाना शुरू करेगा, एक दो अफराद आगे बढ़ेंगे, तो फौरी तौर पे और लोग भी इसको एहसास करते हुए आगे बढ़ना शुरू करेंगे और मदद करना शुरू करेंगे। सो जो पहला फ़र्द है वो बहुत अहम होता है किसी भी ऐसे ग्रुप में, जितना लार्जर ग्रुप है, जितना बड़ा ग्रुप है, उसमें कि जब भी इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो वो आगे बढ़े। और इस हवाले से जो आगे ना बढ़ना है, इसको अगर आपने कभी सोचना हो तो वो विक्टिम की निगाह से सोचिए। और इस हवाले से थोड़ा सा ज़हन में लाइए कि अगर आप उसकी जगह होते और इतने लोग जो हैं वो आपके इर्द गिर्द जमा होते या गुजर रहे होते, और आप अल्लाह ना करे किसी हादसे का शिकार हो के या किसी बीमारी की वजह से किसी सड़क पे पड़े हों और कोई फ़र्द आपकी मदद को तैयार ना हो, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पाकिस्तान में तो खैर लॉ एंड ऑर्डर के इस तरह के मसाइल भी हैं कि कोई भी इंसान जो है वो किसी की हेल्प करने से बहुत और हवालों से भी डरता है। लेकिन डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली अपनी जगह पे सबसे अहम फैक्टर है। सो आइंदा जब भी कोई ऐसा विक्टिम, कोई भी ऐसी वाक़या जहाँ पे आप देखें कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा, तो फ़ौरन आगे बढ़ें इस एतमाद के साथ कि लोग आपके साथ आएंगे। और उस विक्टिम्स की ज़ाविया निगाह से देखिए तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा नेकी का काम और कितना बड़ा अच्छा काम करेंगे। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अर्ज़े पाकिस्तान की, जो कि यकीनी तौर पर बेशुमार धाती और गैर धाती ख़जाने और कुदरती वसाइल से माला माल है, जिसमें कोयला है, सोना है, तांबा है, मादी नमक है, क्रोमाइट है, लोहा है और बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं जिनके बारे में शायद अभी तस्खीर किया जाना या दरियाफ्त किया जाना बाकी है। मजमूई तौर पर हम अगर पाकिस्तान में पोटेंशियल की बात करते हैं, ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, IT है और मादनियात है, इनमें जदीद टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए तो मईशत को ट्रैक पे लाने के लिए, हमारी इस डूबती मईशत को हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकता है। अगर कहा जाए तो ये
मट्टी से हम तरक्की का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में रिसर्च का फुकदान रहा, रिसोर्सेज का फुकदान रहा और मोस्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटीज़ का, तरजीहात का फुकदान रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान कम अज़ कम इस शोबे में तो मैं कहूँ कुछ नहीं कर पाया पिछले कई दहाइयों से। लेकिन अब पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव का तस्करा हो रहा है, जिसमें ज़री इनकलाब की बातें हो रही हैं। इसके अलावा मिनरल समिट का आगाज़ इस्लामाबाद में हुआ, इनेकाद हुआ, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शरीक हुए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए, और जो टॉप लीडरशिप है वो अब इस अज़्म का इरादा करती नज़र आती है कि हमने अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमने इन रिसोर्सेज को टैप करना है, अनटैप करना है, और अनटैप रिसोर्सेज को, तो इसके ऊपर अब काम हो रहा है। हमने कहा जरा इसी मौजू के ऊपर जरा कुछ बिल्कुल आपने समिट की बात की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि थर्ड कोल दुनिया के बड़े कोयले के मंसूबों में से एक कोयला है। रेकोटेक का मंसूबा मुल्क की तारीख में खास अहमियत का हामिल है और गुज़िश्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या हम किसी कार्टेल या किसी सियासी वजूहात की बिना पर उसको इग्नोर कर रहे थे, या माजी की गलतियों से उन्होंने कहा हमें सबक सीख कर आगे बढ़ना है, बातें बहुत हो गई, अब मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। इसी तकरीब में जी खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कहा कि हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है और हमारी मौशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और इन मादनियात से हमें किस तरह से फ़ायदा उठाना है, किस तरह से हम इसको बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। शमसुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर थरकोल हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शमसुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम पाकिस्तान की अब जो इस तरह की प्लानिंग है जो ज़राअत को लेकर या दीगर चीज़ों को लेकर, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। आप किस तरह से समझते हैं कि ये मादनियात से जो फ़ायदा उठाने का दिस इज़ द राइट टाइम और ये हमारी मईशत को बहुत बेहतर अंदाज में सपोर्ट कर सकता है? थैंक यू जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, मादनियात जो है वो पाकिस्तान का एक अहम शोबा है, जो शोबा प्रूव हो सकता है हमारे लिए। इस वक्त हम पाकिस्तान की जीडीपी में जो मादनियात का शेयर जो है वो 0.2 से 0.3% है और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको 3 से 4% तक, यानी 0.3 से लेके 3% या 5% तक ले जाएं। और 5% का मतलब ये होगा कि तकरीबन हम 15 से लेके 20 बिलियन डॉलर्स की सेल कर पाएंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, ये सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है, मोस्ट ऑफ इट एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स की कमी है वो बहुत हद तक इसकी वजह से वो पूरी हो सकती है। लेकिन इस सब चीज़ों में मादनियात का एक जो बड़ा मसला कहिए या जो भी हर्डल कहिए वो ये कि ये टाइम लेता है। मादनियात कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सुबह को स्टार्ट करें और शाम को आप करने लगेंगे। रेकोटेक का जो प्रोजेक्ट जो था वो तकरीबन 2000 या 2000 से पहले शुरू किया गया था और 2028 में जाकर पहली दफ़ा आप उससे कुछ पैसे कमा पाएंगे। इसी तरह से थर कोल भी जो था वो भी 90s में दरियाफ्त हुआ था और सबसे पहले जो उसके अंदर जो पैसे बनने शुरू हुए या कुछ फ़ायदा होना शुरू हुआ वो 2023 में हुआ। तो सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है हमें, फिर हमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है और फिर तीसरी जो बहुत अहम चीज़ है ये कि कोऑर्डिनेशन चाहिए बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट एंड द आर्मी। ये पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो फैसला करते हैं हर चीज़ का। तो हमें इन तीनों चीज़ों की चाहिए। मादनियात में अभी तक प्रॉब्लम ये रहा है कि ना तो कोई प्लानिंग है हमारे पास या थी, न तो कोई एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक तरीके से की गई है और न ही ये तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पे थे। SCIFC के क़याम से ये कम से कम उम्मीद की जा रही है कि तीनों स्टेक होल्डर्स एक जगह पर आ जाएंगे, एक ही तरह से फैसले होने लगेंगे और एक ही जगह पर इसकी एक मरबूत प्लानिंग की जाएगी। अगर ये चीज़ें हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मादनियात से बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में मादनियात हैं। कोई भी बड़ा नंबर नहीं बोलना चाहिए हमें जब तक कि हम एक्सप्लोर सही तरह से ना कर लें, लेकिन इसमें बहुत कम डाउट है कि पाकिस्तान में मादनियात हैं। जिस तरह आपने खुद ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर थर के अंदर 175 बिलियन टन ऑफ कोल मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर नमक के और मादनी नमक के बहुत बड़े ज़खायर शामिल हैं। पाकिस्तान की चागी डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान की चागी डिस्ट्रिक्ट में सोना, चांदी, कॉपर, आयरन और बहुत तादाद में मौजूद है। पंजाब के चिन्योट में, कालाबाग में, दूसरी जगहों पे मौजूद है। डायमेंशन स्टोन, ज्वेलरी मौजूद है। तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब बातों से हमें आगे निकलने की ज़रूरत है, सही तरह से प्लान करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक लोगों को लाने की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सही तरह से इस शोबे को पढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम ये सब चीज़ें करेंगे, एक मजबूत तरीके से करेंगे, तब ये काम आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल में
ये तरीका कोई सही नहीं है कि आप अपने फॉरेनर्स को बुलाकर आप अपने एसेट्स उनके हवाले करते जाएं और उनसे कहते जाएं काम करें। सबसे पहले हमें अपने लोकल इन्वेस्टर्स को तरजीह देनी चाहिए, उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उन्हें खत्म तो करना ये चाहिए। कैसा फिर शेख साहब कैसा इनिशिएटिव था ये जो ये जो समिट हुआ अभी मिनरल समिट हुआ, इसको लेकर ये कैसा था और क्या आपको लगता है कि हमने कोई बाकायदा तौर पर कोई ऐसी बिसात बिछानी शुरू की है? जिस तरह आपने कहा ये तो फिर मुकम्मल एक जैसे अगर मुल्क एक टूरिज्म की जानिब जाता है तो मुकम्मल टूरिज्म का कल्चर उसके अंदर लाया जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाए, इस पर रिसर्च का आगाज़ किया जाए, एक कल्चर लाया जाए कि हम उस जानिब डाइवर्ट करें अपने आप को। तो क्या ऐसा कुछ होता आपको नज़र आता है? और आप चूँकि मुशीर भी हैं तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ दी गई है, काम कहीं से शुरू हुआ है, कौम के लिए क्या है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो सेमिनार हुआ था, ये सारा जो मैंने जो सारी बातें की उसका स्टेप नंबर 1 था। तो ये बहुत ही अच्छा था कि प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी एक ही जगह पर थे, जहां पर चीफ मिनिस्टर्स भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। इन तीनों लोगों का किसी भी चीज में, अगर आप देखिए रेकोटेक, अगर आप देखिए थरकोल का प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट को अगर आप मिसाल बना के चलें, थर प्रोजेक्ट जो कि कामयाब होकर इस वक्त 3000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, रेकोटेक का प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, इसमें अगर आप देखें इन दोनों प्रोजेक्ट की कामयाबी में आप देखें तो कुछ बातें आपको क्लियरली नजर आती हैं। एक पहली बात ये नजर आती है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आर्मी एक साथ थे, दोनों में प्रोजेक्ट में साथ थे। मैं दोनों के बहुत करीब रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, दोनों में साथ थे। उसकी बात ये है कि ये तीनों, एक फॉरेन कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, पाकिस्तान की बाहर की कंपनियां, पाकिस्तान की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये सारा काम हो रहा था। दोनों जगह पर यही चीज चल रही है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये सब चीजें की जाएं और सही तरह से एक्सप्लोर किया जाए, अब रेकोटेक को जो एक्सप्लोर किया गया था या थरकोल को जो एक्सप्लोर किया गया था वो अमेरिकन की जीएसपी और पाकिस्तान की जीएसपी ने मिलाकर किया था। तो अब हमें अपनी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जियोलॉजिकल सर्वे को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि वो स्ट्रेंथन हो, ताकि वो ये सब चीजें। बिल्कुल ठीक है। और इसमें तभी फायदा हो सकता है जब लोकल इन्वेस्टर या लोकल कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो। हमारे यहाँ सबलेट करने का बड़ा रुझान है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 के माफियाज हैं, इस पर बात भी नहीं होती और लोग करने भी नहीं देते, बट अब बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर भूखे ही मरेंगे। हमने देखा जैसे माबल है मिसाल के तौर पे, या आपके थरकोल को भी मैंने देखा है, वहां पे भी सिर्फ थरकोल नहीं है, वहां पे अगर आप पहाड़ों के अंदर चले जाएं जो नंगर पार्कर वगैरह का इलाका है, वहां पे और भी बहुत कुछ है जो कि आगे सबलेट कर दिया जाता है, वो हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम नहीं निकालते। यहाँ से रॉ मटेरियल हमारे कई दोस्त ममालिक निकाल के लेके जाते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं और उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगेंस्ट बेचते हैं और हमें पैसे मिलते हैं उस मिट्टी के जो हम उनको यहाँ से बेच रहे हैं। तो ये सबलेट करने वाला कल्चर है, क्या हम इससे निकल पाएंगे जब एक जानिब हम टाइज भी बढ़ा रहे हैं अपने दोस्त ममालिक से, हमें उनकी जरूरत भी है, उनके सबसे ज्यादा कमर्शियल कर्जे भी हमारे ऊपर, दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि जी नहीं, हम अपने वसाइल को खुद अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म, कोई माइंडसेट क्लियर है हुकूमत के इस हवाले से? देखिए, ये बात तो मुझे क्लियर नहीं है कि हुकूमत के जहन में क्लियर है कि नहीं है, लेकिन ये बात आपकी जो पॉइंट जो है कि पाकिस्तान को इसको पूरी वैल्यू ऐड करके बेचना चाहिए, ये बहुत ही की पॉइंट है। देखिए, थरकोल में अगर कोल निकला तो वो पावर प्लांट में गया और पावर प्लांट से पावर प्रोड्यूस हुआ और पावर मुल्क में आया, सस्ता पावर आया। अगर यकीन जानिए कि आज बिजली की कीमत बहुत महंगी है, 50 रुपए का यूनिट हो गया है, लेकिन आज थर के 3000 मेगावाट ना होते तो ये 60 से 70 रुपए का होता। तो बहुत ही जरूरी है कि इसको एंड टू एंड लेके जाया जाए। रेकोटेक के अंदर जो लोग शिकायत करते हैं वो यही कहते हैं कि वहां पे भी जो है स्लरी या कंसंट्रेट में कॉपर को लेके जाया जाएगा। अब हमें बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवादर में मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन लोकेशन है इस काम के लिए, वहां पे मेल्टिंग प्लांट लगाया जाए ताकि 100% प्योर कॉपर प्रोड्यूस किया जाए। फिर ये कॉपर जो है निकाल कर लोगों को दिया जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दिया जाए ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लगा सके। सो इसके अंदर ये बहुत लाजमी है। और दुनिया में आप देखिए उन मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने अपने रॉ मटेरियल को या मिनरल्स को आखिर हद तक लेके गए। सिर्फ प्रोसेस्ड बेचने में मुल्क को आधा चौथा, अगर आप 1 रुपए की कोई चीज बेचेंगे अनप्रोसेस्ड तो आप 10 रुपए की, 8 रुपए की, 7 रुपए की चीज आप बेच सकते हैं प्रोसेस्ड। तो प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है और हुकूमत को भी चाहिए कि इसमें तवज्जो दे। ये बात
अलबत्ता जरूर कहूंगा कि हुकूमत इस पे तवज्जो दे रही है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बहुत ज्यादा मजीद फोकस इस पे चाहिए। शमसुद्दीन शेख साहब, मुशीर थरकोल मंसूबे को ये लीड भी हेड भी करते रहे हैं और बहुत बारीकी से समझते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस जी। आपने बड़ी वैल्यूएबल बातें की हैं और इन बातों का सिर्फ बातों की हद तक नहीं, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जिस पे जब तक अमल नहीं होगा, अपनी कंपनीज को आगे आने की जरूरत है, रिसर्च वर्क करने की जरूरत है और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है अपने रॉ मटेरियल से, ना कि रॉ मटेरियल बेच दिया जाए और दूसरे ममालिक उससे पैसे कमाएं, हम बस मिट्टी के पैसे लें। ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कल भी हमने इस स्टोरी के हवाले से जिक्र किया था घरेलू मुलाजमा रिजवाना की सेहत के हवाले से, और अब वो बेहतर हो रही है। मस्तूई ऑक्सीजन की सप्लाई को कम किया गया है, प्लेटलेट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, 12,000 से बढ़कर 80,000 से ज़ायद हो गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल इंतज़ामिया कह रही है जी कि रिजवाना के जिस्म में जो इन्फेक्शन था उसमें भी कमी आ रही है और अगले मरहले में उनके जो बाजू है जो फ्रैक्चर हुआ था उसकी सर्जरी भी की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी इस बच्ची की इयादत करने के लिए वो हॉस्पिटल गई और जो तस्वीर और उन्होंने बच्ची की खैरियत भी दरियाफ्त की और मीडिया से कहा कि जी मैंने जो तस्वीर और जो हालत देखी थी उसकी वीडियो में उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है और मेरी दरख्वास्त है कि मुजरिम चाहे कितना भी ताकतवर हो सज़ा दी जाए। बच्ची की तबीयत इस हवाले से उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि बेहतर हो। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ अब्बासी, उनसे हम जान लेते हैं क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके जो पास बच्ची की सेहत के हवाले से। यूसुफ, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कल कोई मेडिकल रिपोर्ट भी आनी थी इसकी रिजवाना की, तो क्या सूरत हाल है, क्या रिपोर्ट्स हैं? जी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल ने रिजवाना के इलाज के लिए अब तक जो है 14 प्रोफेसर डॉक्टर्स का बोर्ड जो है तश्कील दिया हुआ है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसका दिन में 4 दफ़ा मुआयना भी कर रहा है और उसको सजेस्ट भी कर रहा है कि उसके इलाज मालजे को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये इस किस्म के जो तशद्दुद हैं ये अक्सर औकात पोश इलाकों के और पोश घरों के वाक़यात में शामिल रहते हैं। नॉर्मल घरों में भी लोग काम करने के लिए मुलाजमिन को रखते हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़े नहीं होते। जो ये दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, रिजवाना जो है उसके नाखून से लेके सर की हड्डी तक के मुतअद्दिद हड्डियाँ टूटी हुई हैं, चेहरा मस्क हुआ हुआ है, जिसे आप कहते हैं ना कि चमड़ी उधेड़ दी, चमड़ी उधेड़ तशद्दुद किया गया है इसके ऊपर। और इसको सेट करने के लिए, इसको मामूल पर आने के लिए, उसकी सांस को बहाल रखने के लिए गुज़श्ता 10 से 12 दिन से मेडिकल बोर्ड जो है अपनी काविशों में लगा हुआ है और वो किसी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि ये नॉर्मल हो जाए और फिर इसकी सर्जरी का प्रोसेस शुरू किया जा सके। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ था और जो आज सुबह उन्होंने फाइनल किया है, उस हवाले से ये बताया गया है कि उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो 1 लाख तक बढ़ गए हैं। इस बात की निशानी है कि वो सेहत की तरफ जा रही है। और अभी इस हवाले से ये भी सजेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से कि इसकी सर्जरी को यकीनी बनाने के लिए पहले बाजुओं से सर्जरी का आगाज़ किया जाए और फिर टांगों की तरफ जाया जाए। और ये एक बड़ी अजीब सी तशद्दुद का केस है जिसमें उसके जिस्म की कोई हड्डी ऐसी नहीं जो टूटी ना हुई हो, यहाँ तक कि खोपड़ी की हड्डी भी टूटी हुई है। अब इन्फेक्शन का ये हालत है कि अगर एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसके फेफड़ों में जो उसकी ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसका सीना जकड़ा जाता है। और अगर वो बंद करते हैं तो उसके जो एंटीसेप्टिक जो उसके सर में, उसके नाखन में और उसके दूसरे जिस्म में है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से हमें ये भी पता चला है कि बहुत से लोगों ने, बहुत से बड़े बड़े सियासतदानों ने लाहौर जनरल हॉस्पिटल का रुख किया और उस मरीज़ा की इयादत की और सब ने ये ऐलान किया कि इसके जिसने भी इस पे जुल्म किया उसको करार वाकई सजा दी जाए। मगर ये एक हैरत की बात है कि अभी तक कोई अमली तौर पे इकदाम ऐसा नहीं किया जा सका जिससे उसके रिजवाना को या उसके लवाहिक उनको यही तसल्ली हो जाए कि मेरी जिसने मुझ पर तशद्दुद किया है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जबकि दूसरी जानब ये भी देखने में आया है, जिस पे बड़ा अफसोस हुआ है, कि जितने भी लोग, जितने भी लीडरान, जितने भी रहनुमा उससे मिलने गए, उन्होंने माली तौर पे पर्सनली उसकी कोई इमदाद नहीं की। और अगर वो उसकी इमदाद कर देते या अगर आइंदा चंद दिनों में कर दें तो एक ये भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा कि वो किसी भी ब्लैक मेलिंग से बच जाएगी। जब उसको ये पता होगा कि मैं तंदुरुस्त होने के बाद भी अपने इसके जिम्मेदारान को सजा देने के हवाले से आपने कहा ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। बयानात कल मरियम नवाज ने भी बयान दे दिया, आई मीन बहुत बड़ी इस वक्त लीडर हैं, सियासी तौर पर सियासी शख्सियत है, उनका कद है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा का अमल आपकी इतलात के मुताबिक नहीं हुआ।
देखें ये बड़ी बड़ी आपने भी बड़ी अहम तवज्जो दिलाई, और ये देखें मरियम नवाज गई थी वहाँ पे जिनके सगे चचा वजीर आज़म हैं जी। और वजीर आज़म के कहने पे ही इनका इलाज बेहतर से बेहतर किया जा रहा है, लेकिन उस शख्स को, उस खातून को, उस घर के मालिका को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी नहीं आ सकी, मासवा इसके कि उसके खिलाफ एक पर्चा हुआ और उसके बाद कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं और किस हालत में हैं। वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं और वो अपने आसाइशों के साथ अपने आप को मसरूफ़ अमल रखी हुई हैं, जबकि रिजवाना का हर लम्हे एक नई ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा हो जाता है। अगर उसकी सही। टांग में दर्द होती है तो उसका सांस रुक जाता है, अगर उसके बाजू में दर्द होती है तो उसका सांस रुक जाता है, अगर उसके सर में दर्द होती है तो उसका सांस रुक जाता है। हम ये यानी कि चीजें हर लम्हे इमेजिन वो भी नहीं मौत कर की सकते कशमकश में है। यूसुफ, जो आप हमें बता रहे हैं डेफिनेटली बहुत तकलीफ दे एक चीज़ है, जो सुनने में इतनी तकलीफ दे है, जो बच्ची इससे गुजर रही है उसके लिए कितना तकलीफ दे होगा। बहुत शुक्रिया यूसुफ, आप हमें बता रहे थे। मजीद हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और इस केस के ऊपर जिम्मेदारान को जी सज़ा होनी चाहिए। इतनी बड़ी सियासी शख्सियात वहाँ पे जा रही हैं, इयादत के लिए जा रही हैं, वो इस बात को भी मेक श्योर करें कि जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको भी सज़ा दी जाए और उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचा जाए, ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा मुस्तकबिल में ना हो। दो के ऐसे कई वाक़यात हमारी वो तो लैंड क्रूजर में आ रही हैं, लैंड क्रूजर में कवर्ड आ रही हैं उस बच्ची का केस भुगतने के लिए जिसके पाँव के नाखून से लेकर सर की खोपड़ी तक कोई हड्डी सलामत नहीं है, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, और कल डॉक्टर कह रहे थे खांस भी नहीं सकती, उसकी इम्यूनिटी नहीं है, वो खांस नहीं सकती। तो लैंड क्रूजर में आ रही हैं, अभी हमने देखा उनको बड़े प्रोटोकॉल में लाया जाता है, बिकॉज वो एक जज की बीवी है, कुछ भी कर सकती हैं, लटका दें, चमड़ी उधेड़ दें, जैसा कि यूसुफ ने कहा। तो ये हमारे माशरे का चेहरा है, ये एक थप्पड़ है हमारे माशरे के मुंह पे, उसका हिस्सा मैं भी हूँ, आप भी हैं, और मुझे लगता है थप्पड़ पड़ते रहेंगे जब तक यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं होता, जब तक कानून की अमलदारी नहीं होती। और अगर कानून को लोग अपने घर की बांदी बना के रखेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी महकमे या इदारे से हो, तो फिर यही होगा। आज मेरे साथ, कल किसी और के साथ, ये चलता रहेगा ऐसे ही। एक ब्रेक लेकर वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और आपको पता है कि हम वीकेंड के ऊपर, जो कि हमारा वीकेंड होता है फ्राइडे, तो इसमें आपको बताते हैं कारवा सराय के हवाले से, जो इतवार की शाम 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पे आता है, और मुस्तनसर हुसैन तार साहब अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे एक्सप्रेसो में भी इनफैक्ट इब्रार अहमद जो है व्लॉगर, वो मुख्तलिफ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। तो तार साहब की भी उनसे कुछ बात हुई है, उसकी कुछ झलके आपको सुनाते हैं। आज कारवां सराय में एक ऐसा शख्स ठहरा है, शब भर के लिए आया है, जिसे हम आसानी से ननकाना साहब का मार्को पोलो भी कह सकते हैं और पाकिस्तान का इब्न बतूता भी कह सकते हैं। हमने, यानी मेरे आबाओ अजदाद ने आर्यंस को देखा तो जाहिर है कि घोड़ा पहली मरतबा देख रहे थे और घोड़े के ऊपर सवार था, और उनका ये ख्याल था कि ये एक ही जानवर है। हमारे यहाँ जो दोस्त आए हैं, जो हमारा गर्द आए हैं, इनके भी दो धड़ हैं। नीचे वाला धड़ जो है वो मैकेनिकी है, मोटरसाइकिल का है, उसके ऊपर बकिया धड़ उनका है। और ये है, क्या नाम है जी आपका? बहुत शुक्रिया सर। इब्रार नाम है जी, अबरार हसन। हाँ, क्योंकि हमेशा तुम्हें मोटरसाइकिल के ऊपर देखा ना, अब पहचान नहीं आ रही। कि आपसे भी यही शिकायत है कि आपके किसी भी व्लॉग में मजाल है कि सिंफ नाजुक की तरफ आपने कोई तवज्जो की हो, अगर की है तो हमसे छुपाया है। यहाँ तक कि जो आप गाइड्स लेते हैं वहाँ पे, फीमेल है, मैरिड है, उनको भी सरसरी तौर पे दिखा के इधर उधर हो जाते हैं। जहाँ कोई लड़की आई, आपका कैमरा बिल्कुल ना घूंघट निकाले। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कहीं ना कहीं दिल धड़का तो है ना, हाँ करने बस। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 मरतबा। चलिए हम कोशिश करेंगे आपकी बेगम ये ना देखे भाई ये ननकाना साहब ने ये प्रोग्राम है नहीं चला, यूट्यूब पे आएगा ना। तो आपकी वालदा कुछ पढ़ के आप पे फूंकती? बिल्कुल जी, वो कुरान पाक के नीचे से गुजारती हैं, दुआ वगैरह पूरी पढ़ के, ठीक है। तो वो जिस तरह आई थी कि एक नॉर्मल ट्रैवलर जाता है, जिस तरह कहीं पे भी जाना हो, ठीक है, तो वो दुआएं वगैरह, फिर जो है ना फ़ोन शो। वाइड लेंस विद इब्रार, बहुत फेमस इनका यूट्यूब चैनल है, ट्रैवल करते हैं दुनिया भर के अंदर अपनी मोटर बाइक के ऊपर, और रिसेंटली इंडिया को एक्सप्लोर करके आए हैं। इनके तजर्बात कैसे रहे, और पर्टिकुलरली जब ये बात करें तारड़ साहब से, तो मज़ा ही कुछ और होगा। डू वॉच इट ऑन संडे 7:05 PM। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हैव अ नाइस वीकेंड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऑन मंडे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।